बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। अच्छा, पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की थी इस बात के ऊपर कि आखिरकार किसी भी कंपनी के अंदर कौन से टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब हमने ये समझा था कि आखिरकार कौन कौन हिस्सेदार होते हैं। अब इस सेशन के अंदर हम बात अपनी यहां से स्टार्ट करेंगे कि हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये हिस्सेदारी बनती कैसे, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ शेयर होल्डर। तो अगर आप लॉजिकली सोचें तो जब भी कोई कंपनी अपने हिस्सेदार बढ़ाना चाहती है तो वो हमेशा कुछ शेयर्स इशू करती है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा भाई। यहां पे हम एक तस्वुराती कंपनी ले रहे हैं। दिस इज अ कंपनी, इमेजिनरी कंपनी, ठीक है। लेट्स से दिस कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल। इट इज इन डायर नीड ऑफ मनी एंड देयरफॉर इट वांट्स टू रेज कैपिटल। तो अगर कोई कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है तो ये करती क्या है। हम मिसाल ले रहे हैं फिलहाल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहती है कि वो अपने बिजनेस के अंदर फाइनेंस लेकर आए, कैपिटल लेकर आए, तो वो कैसे लेकर आएगी। वो लाएगी ऐसे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो कि लिस्टेड होती हैं वो जाती हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी एंटिटी है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जिनका काम होता है इन्वेस्ट करना, यानी उनके पास जरूरत से कुछ ज्यादा पैसे पड़े हैं, सो दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी समवेयर। क्लियर होती है बात। तो होगा क्या कि जब किसी कंपनी को पैसा रेज करना होगा, पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो वो जाएगी स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के अंदर ढूंढेगी क्या कि क्या मेरी कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। कैसे लोगों को मोटिवेट करेगी कंपनी कि आइए आप मेरी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, मेरी कंपनी के अंदर कैपिटल डालिए। ये कैसे करेगी काम। जनरली कंपनीज इसके लिए क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं। ये कुछ लफ्ज हैं आपने कानून के अंदर पढ़े होंगे, लॉ के पेपर में पढ़े होंगे कभी जिंदगी में। ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एन इन्विटेशन फॉर ऑफर। इन्विटेशन फॉर ऑफर, ये एक यूं समझ लीजिए कि दिस इज एन एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट। सही लफ्ज इसका ये होगा, इट इज एन एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, अपने बारे में बताती है, कंपनी अपनी हिस्ट्री के बारे में बताती है, एग्जिस्टिंग ओनर्स के बारे में बताती है, प्रोमोटर्स के बारे में बताती है। प्रोमोटर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी फॉर्म की होती है, यानी जिन्होंने किसी कंपनी को जिंदगी में पहली बार कैपिटल दिया होता है। द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स इन अ कंपनीज आर नोन एज प्रोमोटर्स। तो खैर कंपनी जब कैपिटल रेज करने जा रही होती है स्टॉक मार्केट के अंदर तो बताती है इस कंपनी के प्रोमोटर्स कौन थे, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट के अंदर डील करती है, ये क्यों कैपिटल रेज करना चाहती है। कैपिटल रेज करना है, आया इसने फैक्ट्री बनाने के लिए, आया इसने एक्सपोर्ट ब्रांच खोलने के लिए, आया इसने इन्वेंट्री लेने के लिए, आया इसने अपनी मशीन्स को डबल करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है। चाहती क्या है ये कंपनी, क्या चाहती है। तो वो सारी एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट, वो सारी रीजनिंग वो देगी प्रोस्पेक्टस के अंदर। और जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर जाएगी, इसको बोलेगी देखिए आप मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ें, देखिए आप मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ें, देखिए आप मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ें, देखिए आप मेरा प्रोस्पेक्टस पढ़ें। इट इज लाइक अ ब्रोशर। ब्रोशर होता है ना, आप जैसे हमारी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, हमारा ब्रोशर देखते हैं तो उसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि हम कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, किस तरह ऑफर कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उन सर्विसेज को लेने के। तो ब्रोशर इज अ डॉक्यूमेंट जो कि आपको ये बताता है कि भैया आप क्या करने जा रहे हैं। क्लियर होगी बात ये। अब जो इन्वेस्टर इस बात के लिए मोटिवेटेड होता है, जो इन्वेस्टर इस बात के लिए मोटिवेटेड होता है कि हाँ इनके प्रोस्पेक्टस को देखते हुए, इनके एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट को देखते हुए हम इस बात पे रजामंद हैं कि हम इस कंपनी में अपना पैसा डालना चाहते हैं, तो वो कंपनी से पैसा डालने के एवज हिस्सेदारी मांगते हैं। वो कंपनी के अंदर कैपिटल डालने के एवज अपना ओनरशिप का स्टेटस मांगते हैं, अपना राइट मांगते हैं, अपना टाइटल मांगते हैं कि भैया आज के बाद हमें ओनर तस्लीम करो। ये ओनर तस्लीम कैसे किया जाता है।
अगर लेट्स से इन्वेस्टर ने 100 रुपए कंपनी को दिए, भाई एक इन्वेस्टर है, एक इंसान है, एक यासिर यामीन है, उसने XYZ कंपनी को जाके 100 रुपए दिए। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आप किसी भी जगह पे जाएं और आप कोई भी शॉपिंग करें, तो जब किसी को पैसे देते हैं तो इन एक्सचेंज रसीद मांगते हैं, रिसीट मांगते हैं ना आप। देखिए, आप तो अगर अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी सुपरमार्केट के ऊपर भी जाएं और आपने सिर्फ एक पानी की बोतल भी खरीदी हो, तो पानी की बोतल खरीदने के एवज जैसे ही आप उसके हाथ में पैसे रखते हैं, सामने वाला आपके हाथ में एक बिल पकड़ा देता है, एक रिसीट पकड़ा देता है। दैट रिसीट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग दैट यू हैव पेड फॉर दिस वाटर। हाँ, ऐसे ही होता है। तो लाइकवाइज एक शेयर होल्डर ने आपका प्रोस्पेक्टस पढ़ा, वो कन्विंस हो गया कि भाई मैं आपकी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी चाहता हूं, उसने आपकी कंपनी को 100 रुपए दिए। इस 100 रुपए लेने के एवज कंपनी क्या इशू करेगी, इस शेयर होल्डर को एक रसीद इशू करेगी, एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी, जिससे ये वाजे हो जाएगा कि हाँ हमने इनसे 100 रुपए लिए और हाँ हमने इनको अपना हिस्सेदार माना। जिस रसीद के ऊपर कंपनी मानती है कि हाँ सामने वाली पार्टी ने हमें पैसे दिए और ये आज से हमारा हिस्सेदार है, हमारा ओनर है, हमारी कंपनी का मालिक है, इस पीस ऑफ पेपर को कहा जाता है शेयर। इस पीस ऑफ पेपर को क्या कहा जाता है, शेयर। तो शेयर कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। अ शेयर इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट, नोटिफाइंग कि जिस इंसान के हाथ में ये रसीद पाए, समझ जाइएगा कि उसने हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है और ये हमारी कंपनी का हिस्सेदार है। ये ऐसी बात है कि सुपरमार्केट में जब आपने वो पानी की बोतल खरीदी और आपको रसीद मिली, तो बाहर जाता हुआ गार्ड आपको देख रहा है कि आप अपने हाथ में पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वो आपके हाथ में रसीद देखता है तो मान लेता है कि हाँ आपने ये पानी की बोतल खरीदी हुई है, तभी आपके हाथ में रसीद है। वो कभी चेक भी कर सकता है। तो the share is not a rocket science चीज। The share is only a document certifying that yes you have invested in our company and आप हमारे ओनर हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात को। अब आजकल की दुनिया में क्या हुआ, आजकल की दुनिया के अंदर यही शेयर जो कि पहले एक पीस ऑफ पेपर की फॉर्म में हुआ करता था, अब ये डिजिटल हो गया। तो अब होता क्या है, अब होता ये है कि जैसे ही आप किसी कंपनी का कोई हिस्सा खरीदते हैं, तो बजाय इसके कि आपके हाथ में एक फिजिकल पेपर वाली रसीद दें, वो आपके डिजिटल अकाउंट में, जो आपका डिजिटल अकाउंट होता है, इन्वेस्टर के डिजिटल अकाउंट में एक मैसेज चला जाता है, यस यू हैव बॉट 1 शेयर फॉर 100 रुपीज। एक मिसाल की बात है, अभी मैं पिछले दिनों एक जो है वो एक प्रोडक्ट लेने के लिए एक मॉल के अंदर गया, मैंने वहां से वो प्रोडक्ट खरीदी। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट खरीदी, उन्होंने बोला सर आप अपना नंबर दे दीजिए। मैंने बोला यार वही फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए नंबर ले रहे होंगे। खैर उन्होंने बोला कि सर नंबर इसलिए नहीं ले रहे, नंबर इसलिए ले रहे हैं आपके पास विद इन 2 मिनट्स एक मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपकी इनवॉइस अटैच्ड होगी। उन्होंने मुझे फिजिकल इनवॉइस दी ही नहीं। भाई सस्टेनेबिलिटी है ना। उन्होंने बोला खामा-खाई में दरक कटेगा, पेपर इस्तेमाल करेंगे। भाई आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, पूरी इनवॉइस उसके अंदर प्रिंट हुई हुई होगी, जो वो आपके पास एविडेंस है कि आपने ये चीज खरीदी हुई है हमसे। तो सिर्फ लाइकवाइज शेयर भी ऐसा ही है, मैसेज आ जाता है, आप समझ लें, ईमेल आ जाती है कि भाई फलाना शेयर आपने खरीद लिया, ये आपकी मिल्कियत है। हाँ, बात समझ में आती है। तो शेयर आजकल के जमाने में क्या हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं। डन। तो ये है पूरा एक शेयर का प्रोसेस। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी पुरानी हो जाती है, तो कंपनी पुरानी हो जाती है तो उसके शेयर लोग बगैर प्रोस्पेक्टस के भी खरीद लेते हैं। आप यूं समझ लें कि उनकी ट्रेडिंग चलती रहती है, क्लियर। फिलहाल हम इस बात को यहीं तक रखते हैं। हम स्टॉक मार्केट का कोर्स तो कर नहीं रहे, तो फिलहाल हम बात को रखते हैं कि कंपनी का क्या शेयर रेज कैसे होता है। अच्छा, इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि हर शेयर, जब भी आप जिंदगी में कोई भी शेयर देखेंगे, पहले तो फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, हमने अपनी आंखों से देखे हैं, आप नहीं होते, डिजिटल शेयर होते हैं। लेकिन जब भी आप जिंदगी में कोई शेयर देखेंगे ना, तो ये शेयर्स जो होते हैं ना, खास तौर पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये शेयर्स ट्रेडेबल होते हैं। ये शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं। सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की खास बात यही है कि ये शेयर एक ऐसी ओनरशिप इन अ कंपनी है जो कि जब चाहे आप किसी और को बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये फलाना इन्वेस्टर था, मिस्टर वाई था, इन्होंने XYZ कंपनी के अंदर अपना पैसा लगा दिया, 100 रुपए लगा दिए, जितनी हमारे पड़े थे हमने 100 रुपए लगा दिए इस कंपनी के अंदर। उन्होंने रसीद काट के हमको दे दी कि भाई हाँ आज से हमारे आप शेयर होल्डर है।
स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आपको शेयर खरीदते हैं तो उसकी सबसे खास बात ये होती है कि अगर कल मिस्टर वाई के पास पैसे कम हो जाए या उनको पैसों की जरूरत पड़े या वो चाहते हैं कि नहीं यार मैंने एक्स एबीसी कंपनी का शेयर नहीं, अब मैंने एक्स वाई जी कंपनी का शेयर खरीदना था, तो जब चाहे मिस्टर वाई को कंपनी के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है कि भैया यार एक काम करो मेरे को रिफंड दे दो ना, मतलब ये रसीद अपनी वापस ले लो, मुझे 100 रुपए वापस दे दो। कंपनी बोलेगी सर नो रिफंड पॉलिसी, नो रिफंड पॉलिसी, ऐसा तो होता ही नहीं है। अनलिमिटेड टाइम के लिए आपने हमारे पास कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ये बात सच है कि मिस्टर वाई कंपनी से जाके तो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मिस्टर वाई जब चाहे मिस्टर एक्स को ये ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते। कैसे करेंगे? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पकड़ेंगे और मिस्टर एक्स को कहेंगे कि देखो मेरे पास एक पर्चा ऐसा पड़ा है जो कि इस बात को सिग्निफाई करता है कि जिसकी जेब में ये पर्चा देखो या जिसके हाथ में ये पर्चा देखो या जिसके अकाउंट में ये पर्चा देखो उसको हमारा ओनर तस्लीम कर लेना। तुम बोलो तो मैं ये पर्चा तुम्हें ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स को ट्रेड करना अलाउड है। मिस्टर एक्स ने बोला सही है भाई दे दो मुझे, मिस्टर एक्स ने बोला सही है भाई दे दो मुझे, कितने का दोगे? अब आपने चालाकी क्या की कि आपको बेचना तो था ही, अपना शेयर्स तो ट्रांसफर करना ही था, तो आपने बोला यार 110 का दूंगा। मिस्टर एक्स अज्यूम कर लेते हैं उन्होंने आपको मान लिया 110 का, तो आप क्या करेंगे? मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को ये शेयर ट्रांसफर कर देंगे, और आजकल के जमाने में ये सब ऑनलाइन हो रहा होता है, ट्रांसफर कर देंगे 110 रुपए में। अब मिस्टर वाई की जेब में कैश आ गया और मिस्टर एक्स की जेब में शेयर चला गया। आज से ये कंपनी के ओनर कहलाएंगे। बात समझ में आती है? क्लियर होती है बात? खास बात स्टॉक मार्केट की है ये कि यहां पे कंपनीज की हिस्सेदारी तब्दील हो जाती है। जब चाहे कोई बंदा अपनी हिस्सेदारी किसी और को दे दे, मैं अपने भाई को बेच दूं, भाई अपने दोस्त को बेच दे, दोस्त अपनी सहेली को बेच दे, सहेली अपनी नानी को बेच दे, नानी अपने पप्पा को बेच दे, जिसको चाहे ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। सही। अच्छा, प्राइस भी आपस में खुद डिसाइड कर लें। मैंने कंपनी का शेयर 100 रुपए का खरीदा था, अब मैं 110 का बेचूं या मैं 85 का बेचूं या मैं 50 का बेचूं, जितने में डील बन जाए कंपनी का इससे कोई वास्ता नहीं होता, यानी एक बात मेरी बात से क्लियर हो गई, मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को शेयर बेचें, एक्स जेड को शेयर बेचें, जेड किसी और को शेयर बेचें, ये जो बार बार शेयर्स की आपस में तब्दीली हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, इसका कंपनी को नहीं पता लगता। कंपनी का ताल्लुक सिर्फ वहां तक है जब पहली बार शेयर इशू हुआ, उसके बाद मिस्टर वाई अपनी ओनरशिप एक्स को दे दे, एक्स जेड को दे दे, जेड ए को दे दे, ए बी को दे दे, बी सी को दे दे, ई को दे दे, एफ को दे दे, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स के हद तक तो ये बड़ा क्लियर है कि कंपनी के अंदर नो रिफंड पॉलिसी है। लेकिन आप आपस में जिसको चाहे जो चाहे कर ले। क्लियर होती है बात? ये डन? बात समझ में आ गई? अब मेरा बेटा, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, तो अब तुम मेरी बात को गौर से सुनो। हम जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। और आप खूब समझ गए होंगे कि देखो इस टॉपिक का नाम इशू ऑफ शेयर्स है, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होता शेयर्स के ट्रेड होने से। शेयर्स का ट्रेड होना, किस वैल्यू पे ट्रेड होना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनी के अकाउंट्स का ताल्लुक सिर्फ वहीं तक है जहां तक शेयर्स का ताल्लुक कंपनी से है, और कंपनी का शेयर से ताल्लुक सिर्फ एक मर्तबा होता है जब पहली बार शेयर इशू हो रहा होता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं होता। मिस्टर वाई एक्स को दे, एक्स ए को दे, ए बी को दे, बी सी को दे, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार जब शेयर इशू होगा उससे कंपनी को फर्क पड़ता है। क्लियर? क्योंकि कंपनी रसीद फाड़ के देगी। अब कंपनीज के अंदर ना इशू ऑफ शेयर्स बहुत टाइप के होते हैं, कम से कम 3 टाइप के ऐसे हैं जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला शेयर इशू जो मैं आपको बता रहा हूं, इस शेयर इशू का नाम है कि हमने कैश इशू किया। कैश इशू करने का मतलब ये नहीं है कि हमने पैसा दिया, नहीं, पैसा दिया की बात नहीं हो रही, कैश में शेयर इशू किया। कैश इशू का मतलब शेयर्स इशू किए हैं कैश लेकर, और वो भी कितना कैश लेकर? मार्केट प्राइस के बराबर कैश लेकर।
कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर इशू कर रही है। इशू करने का मतलब क्या हुआ, किसी को रसीद फाड़ के दे रही है, किसी को रसीद फाड़ के दे रही है, उनसे पैसे ले रही है। कैश इशू का मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है, किस प्राइस के ऊपर, जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसके ऊपर। आपके सामने ट्रांजैक्शंस कैसे लिखी हुई आती हैं, जरा रिकॉल करिए अपनी बेसिक स्टडीज को, रिकॉल करिए। लिखा हुआ आएगा एबीसी कंपनी, कोई भी कंपनी की बात हो रही है, एबीसी कंपनी इशूड का मतलब एबीसी कंपनी ने इशू किया $1 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट $1। एबीसी कंपनी एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर्स इशू किए। एबीसी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। 10,000 शेयर्स इशू करने का मतलब यह होता है कि 10,000 रसीदें इशू करी। भाई ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, ये भी रसीद है, 10,000 रसीदें इशू करी। अच्छा, अच्छी बात क्या होती है कि जब कंपनी 10,000 रसीदें इशू करती है ना, 10,000 बंदे अलग अलग एक एक रसीद खरीदें, ये भी पॉसिबल होता है। और एक ही बंदा सारी की सारी 10,000 रसीदें खरीद ले, ये भी पॉसिबल होता है। कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी ने 10,000 रसीदें इशू कर दी। अब एक बंदा 2,000 ले ले, कोई बंदा 5,000 ले ले, कोई बंदा 1,000 ले ले, कोई बंदा 100 शेयर ले ले, ये पॉसिबल है। या एक ही बंदा आके पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स ले ले, ये भी पॉसिबल है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? काम की बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि कंपनी ने 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए। 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी ने इशू किए। अच्छा, आप नोट करें, जब भी सवाल आपके सामने एग्जाम के अंदर आएगा, एक शेयर्स की प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स के बाद लिखी हुई होती है, एक शेयर्स की प्राइस नंबर ऑफ शेयर से पहले लिखी हुई होती है। आप जब भी कभी जिंदगी में इशू ऑफ शेयर्स का कोई भी सवाल देखेंगे तो आप देखेंगे जहां लिखा हुआ होता है कि भाई कंपनी ने एक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, तो एक प्राइस शेयर से पहले लिखी हुई होगी और एक प्राइस शेयर्स के बाद लिखी हुई होगी। ये जो पहले वाली प्राइस होती है ना, मैं यूं लिख देता हूं अपने स्टाइल के अंदर, पहले वाली, अस्तगफिरुल्लाह, दोबारा करूंगा। ये जो पहले वाली प्राइस होती है ना, पहले वाली प्राइस, ये जो पहले वाली प्राइस होती है ना, ये होती है पार वैल्यू। ठीक है? और जो बाद वाली प्राइस होती है, जो बाद वाली प्राइस होती है, वो होती है इशू वैल्यू। बड़े गौर से मेरी बात को सुन लीजिएगा, ये आपकी बेसिक्स को रिवाइव करने के अंदर बहुत अहम कदम मैं उठा रहा हूं। देखिए, याद रखिएगा, जब भी कभी कोई कंपनी के बारे में लिखा हुआ होगा एग्जाम के अंदर कि फलाना कंपनी ने शेयर इशू किया, तो नंबर ऑफ शेयर से पहले एक प्राइस लिखी हुई होगी और नंबर ऑफ शेयर्स के बाद एक प्राइस लिखी हुई होगी। जो नंबर ऑफ शेयर से पहले प्राइस लिखी हुई होती है उसको पार वैल्यू कहा जाता है, और नंबर ऑफ शेयर्स के बाद जो प्राइस लिखी हुई होती है उसको इशू वैल्यू कहा जाता है। अब एक शेयर से रिलेटेड आपको दो टर्मिनोलॉजी समझनी है। एक टर्मिनोलॉजी है पार वैल्यू और एक टर्मिनोलॉजी है इशू वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रियल वैल्यू, और पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन द मिनिमम वैल्यू। मेरी बात को गौर से सुन ले। नंबर ऑफ शेयर से पहले जो प्राइस लिखी हुई होती है वो हमेशा शेयर की पार वैल्यू होती है। इसको पार वैल्यू भी कहा जाता है, कूपन वैल्यू भी कहा जाता है, रियल वैल्यू भी कहा जाता है, नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। किसी भी नाम से पुकारो, बात एक ही है। ये क्या बात है सर? भाई बात ये है, पार वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच शेयर। पार वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच शेयर। देखिए, किसी कंपनी को चलाना एक कानूनी हरकत है, किसी भी कंपनी को चलाना एक कानूनी हरकत है,
और कंपनी चल तभी सकती है जब कंपनी में ओनर्स होंगे, ओनर्स तभी होते हैं जब उनको शेयर दिए गए हों। तो किसी भी शेयर की कोई ना कोई कीमत होना लाजिम है, और किसी भी शेयर की जो कानूनन वैल्यू सेट की जाती है, किसी भी शेयर की जब कोई कानूनन वैल्यू सेट की जाती है तो उसको कहा जाता है पार वैल्यू, लीगल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, कूपन वैल्यू या फिर रियल वैल्यू। पार वैल्यू इज द लीगल वैल्यू ऑफ अ शेयर। भाई देखिए, जनरली होता यह है कि जब भी कभी कोई इंसान कोई कंपनी खोलने जाता है, वो कानून के एक डिपार्टमेंट के पास जाता है जिसको जनरली कंपनी का रजिस्ट्रार कहते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार का मतलब ये हुआ एक ऐसा बंदा जो कि किसी भी कंपनी को मुल्क के अंदर रजिस्टर करता है। आप कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वो आपसे पूछता है कि भाई क्या आपकी कंपनी शेयर्स इशू करेगी। वो आप बोलते हैं जाहिर सी बात है, कंपनी खोल रहा हूं तो शेयर होल्डर होना लाजिम है, और शेयर होल्डर तभी बन सकता है कोई इंसान जब शेयर्स होंगे। तो हाँ, जाहिर सी बात है कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी। वो बोलता है अच्छा बताओ एक शेयर कितने का होगा। जब आप कंपनी खुलवाने जाते हैं और आपसे सामने वाला रजिस्ट्रार ये पूछता है कि बताओ अच्छा एक शेयर कितने का होगा, तो उस वक्त आप चाहें तो कह सकते हैं मेरी कंपनी का एक शेयर 100 करोड़ रुपए का होगा। आप ये भी कह सकते हैं मेरी कंपनी का शेयर 100 अरब रुपए का होगा। आप ये भी कह सकते हैं मेरी कंपनी का एक शेयर 100 खरब डॉलर का होगा। वो कहेगा कोई मसले की बात नहीं है। आप चाहें तो अपनी कंपनी के एक शेयर की कीमत आज बोल दें, लीगल वैल्यू बोल दें, $1 ट्रिलियन बोल दें। मैं लिख दूंगा रजिस्टर के अंदर कि आपके शेयर की एक शेयर की वैल्यू है $1 ट्रिलियन। जैसे ही वो आपका लिख रहा होगा ना, आपके कहने के ऊपर लिख रहा होगा कि भाई $1 ट्रिलियन का ये एक शेयर इशू करेंगे, जैसे ही वो अपने रजिस्टर के अंदर लिख रहा होगा ना, उसी वक्त आपको एक बात याद दिलाएगा आपका रजिस्ट्रार। बोलेगा याद रखना, अगर कानूनन तुमने ये लिखवा दिया ना कि जब भी तुम जिंदगी में शेयर इशू करोगे तो वो $1 ट्रिलियन का करोगे, तो मेरी बात को याद रखना, हम तुम्हें $1 ट्रिलियन से कम का शेयर इशू करने देंगे नहीं, ज्यादा का करने दे देंगे। तुम 1 ट्रिलियन के बजाय 2 ट्रिलियन का एक शेयर इशू करो, ये चलेगा, लेकिन 1 ट्रिलियन तुम्हारी लीगल वैल्यू बन जाएगी, तुम्हारी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी, तुम्हारी पार वैल्यू बन जाएगी। इससे कम का तुम्हें जिंदगी में कभी शेयर इशू नहीं करने देंगे। ये पहली बात सुन लो। आपने बोला अच्छा तो कंपनी खोलने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। आप बोलोगे भाई कंपनी खोलने के लिए एक शेयर तो इशू करना ही पड़ेगा, तो $1 ट्रिलियन दे दो बस। लाओ, हाँ लिख दूं $1 ट्रिलियन दे रहे हो अभी तुम कंपनी खोलने के लिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं यार, तो मैं तो मजाक कर रहा था। जब आपने मुझसे पूछा ना कि तुम्हारे एक शेयर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं थोड़ा सा बह गया था। मुझे लगा मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं यार, मैं कोई छोटा बड़ा बिजनेस थोड़ी करूंगा, मैं $1 ट्रिलियन का मेरा एक शेयर होगा। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, जब कानून का रजिस्ट्रार तुमसे पूछ रहा होता है कि बताओ एक शेयर कितने का होगा, तो तुम्हारी एस्पिरेशन जानना नहीं चाह रहा, एस्पिरेशन जानना नहीं चाह रहा। वो तुमसे पूछ रहा है भाई तमीज से बता दो तुम्हारे एक शेयर तुम जिंदगी भर में कम से कम कितने का इशू करोगे, मिनिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू बता दो। अब आप तो समझ रहे थे कि आपसे वो आपके ख्वाब जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, कानून की नजर में एक वैल्यू लिखनी है एक शेयर की। बोले रजिस्टर में लिखूंगा कि कंपनी कम से कम कितने का शेयर इशू करेगी, बता दो। अब मैं दोबारा पूछ रहा है वो तुमसे कि देखो $1 ट्रिलियन की तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं है कि तुम्हारा एक कंपनी का एक शेयर इशू हो सके, मुझे बता दो कितने का शेयर इशू करोगे कम से कम। आपने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरे पास तो ₹10 पड़े। उसने बोला कोई मसला नहीं है, आज पहली बार में सच बता दो, ₹10 का। उसने बोला चलो सही है, आज से तुम्हारे शेयर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ₹10। अब तुम शेयर इशू करना चाहोगे तो कम से कम कितने का करोगे, ₹10 का। 20 का बेच रहे हो हमें मसला नहीं है, 30 का बेच रहे हो हमें मसला नहीं है, 100 का बेच रहे हो, लाख का बेच रहे हो हमें मसला नहीं है, लेकिन 10 से कम नहीं जाना। आपने बोला हाँ 10 तो मैं अरेंज कर लूंगा, बस सही है। समझो बात को, पार वैल्यू जो होती है वो कोई एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं होती है, वो आपकी कंपनी का फ्यूचर नहीं होती है। पार वैल्यू इज जस्ट अ लीगल वैल्यू, इट इज जस्ट अ नॉमिनल वैल्यू, इट इज जस्ट द रियल वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो याद रखना ये जनरली कम से कम रखवाई जाती है, जनरली कम से कम रखवाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर कंपनीज अपनी पार वैल्यू रखती हैं ₹10। अब इसके पीछे कोई लॉजिक है नहीं, भाई फलाना बंदे ने बोला यार भाई मैं तो ₹10 का वाला शेयर से कंपनी खुलवाई थी, भाई अब पूरी कौम लग गई ₹10 के शेयर के ऊपर कंपनी खुलवाने के ऊपर, बस ऐसी।
आप जितने भी इस बाहर की कंपनीज देखेंगे वो $1 का एक शेयर रखवाती हैं। $1 इज जस्ट अ सिंबॉलिक वैल्यू, इट इज जस्ट अ नॉमिनल वैल्यू, इट इज जस्ट द पार वैल्यू। तो मतलब कानून कह रहा है कि भाई आपका एक शेयर कितने वाला होगा, आपने बोल दिया भाई $1 वाला होगा, बस ये पार वैल्यू है। बात समझ में आ गई? तो पार वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू, रियल वैल्यू, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर शेयर। अब जब भी कभी आपका शेयर इशू होगा ना, तो कितने का बेच रहे हो शेयर, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी बेस वैल्यू कितनी होगी, उसके मुंह पे कितना लिखा हुआ होगा, हमेशा $1। ये इसकी रियल वैल्यू है, लीगल वैल्यू है। कानूनन इस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू $1 है। अब ये $1 वाला पीस ऑफ पेपर, क्योंकि तुम्हारी कंपनी बड़ी हो गई है, तुम जितनी की चाहे बेचो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इट इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर होगी बात? तो पार वैल्यू एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, पार वैल्यू रियल, पार वैल्यू सिर्फ एक नॉमिनल सी वैल्यू होती है, एक मिनिमम कानूनन वैल्यू होती है किसी भी शेयर की। सर मैं तो अपने बिजनेस के अंदर इतनी मेहनत करूंगा, ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालूंगा, ऐसी इनोवेटिव सर्विसेज निकालूंगा, सर मैं तो इस कंपनी को कहां से कहां ले जाऊंगा। अब क्या कोई भी नया शेयर होल्डर मेरी कंपनी में आएगा तो क्या सिर्फ $1 का शेयर खरीद लेगा या $1 का शेयर खरीद लेगा? नहीं भाई नहीं। इसीलिए तो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके सामने, कंपनी के शेयर की इशू वैल्यू। इशू वैल्यू क्या है भाई? इशू वैल्यू इज द वैल्यू, इशू वैल्यू इज द वैल्यू जिस पे शेयर इशू हुआ। जैसे कि आप अपनी, जैसे कि नॉर्मली जनरली आप अपने शेयर को मार्केट में बेचेंगे उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर। भाई आपका बिजनेस बड़ा हो गया, अब आप कंपनी की हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी इन्वेस्टर से पैसे रेज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं भाई कोई आए और मेरी कंपनी के अंदर आके इन्वेस्ट करे। आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टर बुलाएंगे तो आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि यार अगर मैं एक शेयर आज भी $1 का बेचूंगा तो ये तो ज्यादती है मेरे साथ, मैंने तो 10 साल पहले कंपनी स्टार्ट करी थी, अब जीरो से हीरो बना दिया उसको, क्या $1 का बेचूं शेयर? नहीं। कानून कहता है आप $100 का बेचो, $1000 का बेचो, $1,00,000 का बेचो, 10 करोड़ रुपए का बेचो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज आप बेचने वाला राजी है और खरीदने वाला भी राजी है, दोनों राजी हैं। यानी मार्केट प्राइस, मार्केट की प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें दो पार्टीज आपस में अग्री कर रही हैं। तो अगर दोनों पार्टीज अग्री हैं तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। इशू वैल्यू इज जनरली योर मार्केट प्राइस, वो प्राइस जिसके ऊपर बायर और सेलर अग्री कर जाते हैं उसको मार्केट प्राइस कहा जाता है। भाई मार्केट प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। तो इशू वैल्यू इज द वैल्यू कि जिसके ऊपर आपने अपना शेयर वाकई में इशू कर दिया। ठीक हो गई बात ये? अब ये कॉन्सेप्ट लेते हुए वापस सवाल के ऊपर आए। लिखा हुआ है एबीसी कंपनी इशूड 10,000 ordinary shares, ABC कंपनी issued 10,000 ordinary shares, और पीछे क्या लिखा हुआ था $1 और आगे क्या लिखा हुआ था $1। इसकी उर्दू में तर्जुमा, यानी कैसे पढ़ा जाएगी ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ऐसे पढ़ी जाएगी, एबीसी कंपनी ने $1 वाले, पार वैल्यू इज द लीगल वैल्यू ऑफ शेयर, तो अब यूं बोलेंगे एबीसी कंपनी ने $1 वाले 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए $1 के। बेसिक सवाल है ना, पहली एग्जांपल है, तो पहली एग्जांपल में मैं कह रहा हूं एबीसी कंपनी ने ऐसे 10,000 शेयर जिनकी पार वैल्यू $1 थी, वो इशू भी कितने के कर दिए? $1 के। वो इशू भी कितने के कर दिए? $1 के। तो होगा क्या, आप जरा लॉजिकली सोचिएगा, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए $1 के, तो जेब में पैसा कितना आया होगा? हाउ मच कैश वुड यू हैव रिसीव? 10,000 शेयर इशू किए और कितने के इशू किए? हर $1 का किया। इसका मतलब जेब में पैसा कितना आया होगा? कंपनी की जेब में पैसा कितना आया होगा? $10,000। अब देखो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं $1 के, तो कंपनी के पास टोटल पैसा आया होगा $10,000। तो कंपनी डेबिट क्या करेगी? कैश। या कुछ बच्चे छोटी सी बात करेंगे, सर कैश नहीं सर, बैंक में पैसे आए होंगे। चलो भाई चलो, कभी कभार बच्चे भी जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे होते, सर आपने कैश लिख दिया, पैसे तो बैंक में आए होंगे। अबे बस कर दे यार, बस कर दे भाई,
ऑब्वियसली मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। कॉन्सेप्ट समझ लो, कैश हो बैंक को पैसा आया या नहीं आया, काम की बात पैसा आना समझना है। कैश या बैंक, ये तो छोटी सी चीज है। ऑब्वियस बात है, बैंक में वैसे आए होंगे तो बैंक डेबिट करूंगा, कैश में वैसे आए होंगे कैश में डेबिट करूंगा, ये तो कॉमन सेंस है ना। लेकिन जब मैं आपको कोई चीज डिलीवर कर रहा हूं तो आप असल चीज छोड़ के ना बच्चों वाली चीज पकड़ लेते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि क्या हम बच्चे हैं अभी तक या हम बड़े हो रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस होता है। कभी क्या, एक बच्चे का मैसेज कुछ दिनों पहले मेरे पास आया, सर आपको यहाँ बैंक डेबिट नहीं करना चाहिए था। अरे भाई बेबी हो क्या, ऑब्वियस सी बात है यार, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा। जब मैं कह रहा हूँ कैश डेबिट करना, तो मेरी मुराद यही है कि यार अगर बैंक में पैसे आए होंगे तो मैं भी पढ़ा लिखा हूं ना, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, मुझे भी पता है ना, मैं बैंक ही डेबिट करूंगा यार। तो आपने असल चीज नहीं पकड़ी, आपने बोला यार क्या है सर को आती नहीं है अकाउंटिंग, सब कुछ तुम्हें ही आता है? तो खैर, आप नाराज ना हो इसलिए मैं बैंक को डेबिट कर देता हूँ। बैंक डेबिट कर दिया 10,000 से। अब कंपनी ने पैसे लिए तो पैसे आए तो बैंक डेबिट कर दिया आपने। अच्छा, ये पैसे किस चीज के एवज लिए हैं? सर ये पैसे आपने कंपनी के ओनर्स बनाने के लिए लिए हैं। सर कंपनी के ओनर से जब भी पैसा आता है तो सर ओनर्स का पैसा तो कैपिटल होता है, तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि बैंक डेबिट होना चाहिए है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्री फॉर अ शेयर इशू शुड बी बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। बात समझ में आती है? सर ये तो बिल्कुल बचपन जैसा लग रहा है, हमने बचपन में भी वैसे ही समझा था। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंपनी के अंदर पैसा आया, ओनर्स की बनने की वजह से आया, यानी ओनर्स का पैसा आया तो बैंक डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गया। अच्छा, अकाउंटिंग ना थोड़ा सा आपको क्या कहती है, अकाउंटिंग थोड़ा सा आपको ये कहती है कि जो है ना, मतलब अभी हम कंपनीज अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना, कंपनीज के अकाउंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो अगर कंपनीज की ही बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर भी कंपनीज वाला होना चाहिए, हरकतें भी कंपनी वाली होनी चाहिए। तो कंपनी के अंदर कैपिटल आता है जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो क्यों ना हम यहां पे कैपिटल के साथ यूं लिख दें, शेयर कैपिटल, ताकि ऐसा लगे ना कि यार हम कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो आज के बाद जब भी कंपनीज के अंदर कैपिटल रेज होगा तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, और कैपिटल नहीं, थोड़ा सा मतलब कंपनी लुक देना है ना, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ये कितनी आसान हो गई एंट्री। सर एक और मिसाल करा दें भाई? बिल्कुल एक और मिसाल करा देते हैं, जरा सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है भाई, ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, एबीसी कंपनी इशूड $1 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट $2। अब जरा ये स्टेटमेंट पढ़ना सीखे मेरे साथ। लिखा हुआ है एबीसी कंपनी ने इशू किए $1 वाले, याद रखना जो पहले वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमेशा पार वैल्यू होती है। तो एबीसी कंपनी ने इशू किए $1 वाले 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, और कितने के इशू किए, ये $2 क्या है, ये $2 इशू वैल्यू है। तो एबीसी कंपनी ने $1 वाले 10,000 शेयर इशू किए $2 के। सर क्या $1 वाले शेयर्स, यानी $1 पार वैल्यू है, क्या $1 वाले शेयर्स हम $2 के इशू कर सकते हैं? आप $2 करोड़ के भी इशू कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर होती है पार वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। सर इसका मतलब ये हुआ, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या $1 की पार वैल्यू वाला शेयर हम $2 का इशू कर सकते हैं? हाँ सर, $3 का भी कर सकते हैं। हाँ, $5 का भी कर सकते हैं। हाँ सर, $1,000 का भी कर सकते हैं। हाँ भाई, आप जितना चाहो अपनी पार वैल्यू से ऊपर पैसा चार्ज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज सामने वाला देने को तैयार है। और जब आप पार वैल्यू से ऊपर कुछ पैसा चार्ज करते हो तो ये आपने इफेक्टिवली क्या चार्ज किया है, प्रीमियम चार्ज किया है। क्या चार्ज किया है? प्रीमियम चार्ज किया है। $1 वाला लीगल वैल्यू तो $1 थी ना, $1 वाला शेयर आपने $2 का बेचा, $1 वाला शेयर आपने $2 का बेचा। तो एक वाली चीज को अगर आपने $2 का बेचा तो इसका मतलब $1 का क्या चार्ज किया है आपने?
प्रीमियम चार्ज किया है सामने वाले से, मुनाफा कह लो, प्रीमियम कह लो, ओवर एंड अबव कह लो, प्रीमियम चार्ज किया है। क्लियर हो गई बात ये? डन। अब आप जरा सुने, केस क्या है मेरे दोस्त, केस क्या है जरा सुनो। कंपनी के कैश के हालात क्या होंगे? कैश मतलब बैंक, बच्चों जैसी बात नहीं करना। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। कितने के इशू किए हैं? $2। इसका मतलब कंपनी की जेब में पैसा कितना आवेगा? 10,000 इंटू $2 कर लें तो इसका मतलब कंपनी की जेब में $20,000 आवेगा। कंपनी की जेब में $20,000 आवेगा। अच्छा, कंपनी के अंदर पैसा आया है सर, कंपनी के अंदर पैसा आया है तो इसका मतलब बैंक डेबिट होगा। देखो मैंने कैश नहीं लिखा, बैंक लिखा है। कहा सर बैंक डेबिट होगा 20,000 से। बिल्कुल सही, कंपनी के अंदर पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा। सर ये पैसा किसने दिया है? सर ये पैसा किसने दिया है? सर ये पैसा किसने दिया है? सर हमारे शेयर्स इशू हुए हैं तो जिन पार्टीज ने शेयर्स खरीदे सर वो हमारी कंपनी के ओनर बन गए, तो इसका मतलब ओनर का पैसा आया है हमारे बिजनेस के अंदर, ओनर का पैसा आया है बिजनेस के अंदर। सर इसका मतलब समझ गया, सर इसका मतलब मैं समझ गया, सर कैपिटल क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बैंक डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। ये जो 20,000 का कैपिटल, 20,000 का पैसा है, ये किसकी फॉर्म में आया है? इन्वेस्टर्स की फॉर्म में आया है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा, इन ओनर्स का पैसा है। सर एक सेकंड, अभी अभी आपने समझाया था कि कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कंपनीज अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि शेयर इशू होके कैपिटल आया ना सर, तो हम लफ्ज इस्तेमाल किया करेंगे यहां पे शेयर कैपिटल। तो सर बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। हाँ यार मैं सॉरी, मैं भूल गया था। आप सही कह रहे हैं, बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कहते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डन। सर बैंक डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। सर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट कह रहे हैं सर, आप कुछ गलत नहीं कह रहे, बिल्कुल सही हो गया। सर बैंक डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, सर काम खत्म है सर, ओके सीन है। बात तो सही है, ओके सीन है, लेकिन थोड़ा सा अकाउंटिंग बोलिए तो थोड़ी सी मेरी बात सुन लो प्लीज, थोड़ी सी मेरी बात सुन लो। सर क्या बात सर? यार एक बात बता, इस बार जो हमने शेयर्स इशू किए इसके अंदर एक बड़ी खास बात हुई थी, याद आ रही है? खास बात सर क्या? अरे तुम लोग भूल गए, $1 वाला शेयर हमने $2 का दिया था, यानी बेसिकली हमने प्रीमियम चार्ज किया था सामने वाले को। सर कानूनन ये अलाउड था। हाँ भाई कानूनन अलाउड है, लेकिन देखो यार कैसा टाइट है ना, $1 वाली चीज थी, हमने कंपनी के अंदर मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, कंपनी को बड़ा बनाया कि अब $1 वाला शेयर लोग $2 का खरीदने को भी तैयार है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब कंपनी में जान होगी, कंपनी को बड़ी अच्छी कंपनी होगी। यार ये बात हमको भी पता है कि हमने $1 वाला शेयर $2 का बेचा, खरीदने वाले को भी पता है $1 वाला शेयर $2 का उसने खरीदा है, लेकिन यार किसी भी और को नहीं पता चल रही है बात, किसी और को नहीं पता चल रही है बात। कंपनी ने $1 वाला शेयर $2 का बेच दिया, कंपनी खुश है। खरीदने वाला ये कह रहा है कि यार हाँ मैं समझता हूं ये $1 वाला शेयर मुझे 2 का ही खरीदना चाहिए था, क्योंकि कंपनी का जब $1 का शेयर था तो कंपनी जीरो थी, आज ये हीरो बन चुकी है, मैंने सही फैसला किया है। बेचने वाले को मालूम है, खरीदने वाले को मालूम है, लेकिन क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ उन लोगों के लिए की जाती है जो कि बेचने वाले और खरीदने वाले हैं? क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अवामुन नास को ये बातें पता लगे? क्या सबको ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की और सामने वाले ने सही फैसला किया है? यार पता तो होना चाहिए भाई, जो बात आपको और मुझको पता है वो बात सबको पता होनी चाहिए, यही तो ट्रांसपेरेंसी है। तो कैसे बताऊं मैं सबको ये बात कि हमने यार सामने वाले से प्रीमियम चार्ज किया है, कंपनी कह रही है, मैं बताऊं कैसे ये बात? हमने बोला सर एक काम करते हैं, सुने ना, एक काम करते हैं, जैसे ये कैपिटल है ना शेयर कैपिटल, वैसा ही एक और कैपिटल बनाते हैं जिसको कहते हैं हम प्रीमियम। देखो ना भाई, बेसिकली ये जो 20,000 का शेयर कैपिटल है इसके 2 हिस्से हैं, 20,000 के 2 हिस्से हैं। एक तो हमने सामने वाले से 10,000 शेयर्स इशू किए, सामने वाले को $1 वाले शेयर्स इशू किए, तो $10,000 तो अपने को मिलना ही मिलना था। लेकिन कहानी की असल ट्विस्ट ये है कि हमने $1 का प्रीमियम भी चार्ज किया। देखो ना, अगर सामने वाले को हमने $1 वाला शेयर $2 का दिया है तो इसका मतलब
$1 तो वैसे भी मिनिमम वैल्यू थी शेयर की। $1 जो एक्स्ट्रा चार्ज किया वो प्रीमियम है। जो ये $1 10,000 शेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज किया, ये $10,000 जो एक्स्ट्रा मेरे पास आया, ये मेरा प्रीमियम है। मैं चाहता हूं ये प्रीमियम मेरी बुक्स के अंदर क्लियरली नजर आए, क्योंकि बेचने वाले को ये मालूम है, कंपनी को मालूम है कि हमने एक वाली चीज 2 की बेची है, और खरीदने वाले को भी ये मालूम है कि उसने एक वाली चीज 2 की खरीदी है, और वो कह रहा है मैंने सही खरीदी है क्योंकि कंपनी जीरो से हीरो बन चुकी है। तो जब सब हम दोनों को ये बात खुल के पता है तो किसी और को क्यों नहीं पता? तो हमने बोला भाई आज के बाद हम अपने कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम ये कैपिटल में 20,000 नहीं डालेंगे, हम बोलेंगे कैपिटल में जाए 10,000 और बाकी अपने शेयर्स जो हमने प्रीमियम के ऊपर बेचे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करने की वजह से, हम इसको प्रीमियम के अकाउंट में डालेंगे। अच्छा, ये प्रीमियम हमने शेयर्स के ऊपर लिया है ना, तो इसका नाम रख देते हैं शेयर प्रीमियम। ये बात खूब समझ लीजिए बेटा, शेयर प्रीमियम भी कैपिटल का अकाउंट ही होता है। शेयर प्रीमियम भी कैपिटल का अकाउंट ही होता है। हमने बचपन के अंदर पढ़ा हुआ है ना, एसेट्स, इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस, तो ये इक्विटी है। शेयर प्रीमियम इज आल्सो इक्विटी, कैपिटल है ये। सर फिर इक्विटी कैपिटल है ये, तो इसको यहां क्यों नहीं डाल दिया? भाई हम अलग से दिखाना चाहते हैं ना, ताकि जो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को पता है कि आपने एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किया है, वो सबको पता लग जाए, सबको पता लग जाए। इसीलिए हम शेयर प्रीमियम का अकाउंट अलग बनाते हैं। ये है कैपिटल ही, बस इसका नाम अलग कर दिया है। तो सर क्या आप कुछ वाज़ेह करेंगे शेयर प्रीमियम क्या है? तो खूब सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ओवर एंड अबव पार वैल्यू इज शेयर प्रीमियम। और एक और रूल समझ लो, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार वैल्यू। 2 रूल समझ ले बेटा, जिंदगी सफल है। पहला रूल, शेयर कैपिटल यानी ये वाला जो आपका लेजर है, शेयर कैपिटल, ये हमेशा किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा आज के बाद? पार वैल्यू के ऊपर। सर शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे क्यों रिकॉर्ड होगा? ताकि हम बता सकें सामने वाले को कि इसके ओवर एंड अबव पार वैल्यू से ज्यादा जो भी पैसा मिला वो सब क्या है? वो सब प्रीमियम है। ओवर एंड अबव पार वैल्यू विल बी शोन इन अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट विच इज शेयर प्रीमियम। क्लियर होगी बात? तो आई होप कि आपको बहुत सारी बातें ना अपनी बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंटिंग से रिकॉल हो रही होंगी। दिस इज हाउ वी मेक एन अकाउंटिंग एंट्री। अभी और भी आएंगी, बात समझ में आती है? क्लियर हो गई बात? ये बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देखें अभी भी हम एक शेयर इशू की बात करने जा रहे हैं। किसी कंपनी ने कोई शेयर इशू किया, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम एक और टाइप के इशू की बात करने जा रहे हैं, जिस इशू के टाइप को कहा जाता है राइट्स इशू। अच्छा, अब नाम से जाहिर है ये एक शेयर इशू की बात चल रही है। इशू का लफ्ज आ रहा है तो एक शेयर इशू की बात चल रही है हमारे कॉन्टेक्स्ट में। और ये एक ऐसा शेयर इशू है जिसके अंदर राइट्स इन्वॉल्व है। राइट होता है ना, ह्यूमन राइट और एनिमल राइट्स, विमेन राइट्स। तो क्या है राइट्स का मतलब क्या होता है? हक। तो कोई ऐसा शेयर इशू होने की बात हो रही है जिसके अंदर हक इन्वॉल्व है, जिसके अंदर हक इन्वॉल्व है। ये सर कौन सा राइट इशू है जो एक हक इशू है? हक कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझाता हूं जरा। भाई देखिए, राइट इशू एक ऐसे शेयर इशू को कहते हैं जो कि हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है। राइट इशू एक ऐसे शेयर इशू को कहते हैं जो कि हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक प्री एम्प्टिव राइट होता है। प्री एम्प्टिव राइट का मतलब पहला राइट, प्री एम्प्टिव राइट। देखिए बेसिकली होता क्या है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, वो कंपनी स्टार्ट हुई, इस कंपनी ने अपने आप को 0 to हीरो पहुंचाया। लेकिन अभी ये कंपनी सोच रही है कि यार हमें एक काम ये करना चाहिए कि लेट्स से हम अभी पाकिस्तान के अंदर थे और हम अपना बिजनेस हमें चाहिए हम यूएसए के अंदर भी लॉन्च कर दें।
बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस का तरीकेकार अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, यूएस के अंदर बिजनेस खोलना चाहते हैं, समझते हैं बिक भी जाएगी उनकी प्रोडक्ट, लेकिन यूएस के अंदर बिजनेस खोलने के लिए कैपिटल चाहिए। देखिए, अगर किसी बिजनेस को कैपिटल चाहिए, फंड चाहिए हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो जाएं और आम आवाम से, लोगों से पैसा रेज करके बिजनेस के अंदर ले आए। लेकिन कानून अब यहां पे बीच में आ जाता है। कानून ये कहता है कि अगर कभी भी किसी भी कंपनी की ये चाहत है, कभी भी किसी भी चलती हुई कंपनी की अगर ये चाहत है कि वो कैपिटल रेस करे और कैपिटल रेस करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, शेयर इशू करें, कैपिटल रेस करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो जब भी कभी कोई कंपनी फिर से कैपिटल रेस करने जा रही होगी, जब भी कभी कोई कंपनी फिर से कैपिटल रेस करने जा रही होगी, तो इससे पहले कि आप एक्सटर्नल शेयर होल्डर से जाके या एक्सटर्नल स्टॉक मार्केट के ऊपर जाके कैपिटल रेस करने की कोशिश करें, उससे पहले आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे। जैसे इस्लाम के अंदर, इस्लाम आपको पता है रिलीजन है, तो इस्लाम के अंदर कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप अपना घर बेचना चाह रहे हैं, आप एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं जहाँ पे 7, 8, 10, 12 लोग और रहते हैं, आप एक गली के अंदर रहते हैं और आप अपना घर बेचने जा रहे हैं, तो हुकूकुल इबाद ये होगा, या आप समझ लें एक दीनी पहलू ये होगा कि अगर आप अपना घर बेच के कहीं और शिफ्ट होने जा रहे हैं या मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आप जो भी अपना घर सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों से पूछें कि कहीं आप तो नहीं खरीदना चाहते मेरा घर। हाँ, तो पड़ोसी का पहला राइट है, क्या पता वो ही खरीदना चाह रहा हो, तो भाई पहले उसको हक दो, उसको उसका राइट दो। आप बोले कि आप तो हमारे साथ जिंदगी भर रहे हैं, 10 साल 20 साल आप हमें जानते हैं, जब हम कुछ भी नहीं थे तब भी आप हमें जानते हैं, आज हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं किसी और अच्छे इलाके के अंदर, तब भी आप हमें जानते हैं। पहला राइट आपका है, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारा घर तो बाय नहीं करना चाहते, आपका कोई रिश्तेदार जानने वाला तो घर बाय नहीं करना चाहता, वो मना कर दें तो फिर आप जिसको चाहे बेच दें, ये दीन कहता है। इसी तरह कंपनीज के अंदर भी कुछ ऐसा ही इखलाकी मामला है। कानून ये कहता है कि देखो, अगर जब भी कभी कोई कंपनी अपना नया कैपिटल रेस करेगी, तो नया कैपिटल रेस करने के लिए नए शेयर्स को इशू करेगी। अगर बार बार एक कंपनी नए शेयर्स स्टॉक मार्केट के अंदर जाके डायरेक्टली इशू कर देगी, तो कंपनी के अंदर हिस्सेदार बढ़ जाएंगे, और जब कंपनी के अंदर हिस्सेदार बढ़ जाएंगे तो अल्टीमेटली पुराने हिस्सेदारों की वैल्यू कम हो जाएगी। भाई मिसाल के तौर पे पहले एक कंपनी थी, उसमें 4 शेयर होल्डर थे, तो लेट्स से 25 चारों की बात मानी जाती थी, 25% सबकी बात मानी जाती थी। अब अगर कंपनी नए शेयर्स इशू कर दे और 4 बाहर वाले मजीद लोग आ जाए, तो पहले 4 लोगों में से एक आप होते थे, तो आपकी 4 लोगों में कुछ बात सुनी जाती थी। अब 8 लोगों में आप एक होंगे तो आपकी वैल्यू कम हो गई। अगर 100 लोग हो गए नए शेयर होल्डर्स, तो फिर 100 लोगों में आपकी बात और कम होगी। अगर 1000 नए शेयर होल्डर्स हो गए तो 1000 में तो आपकी बात और कम होगी। अगर 10 लाख नए शेयर होल्डर्स हो गए तो फिर 10 लाख में तो आपकी बात बिल्कुल ही कम होगी। यानी जब भी कोई नया मेंबर आपकी कंपनी के अंदर आके शेयर होल्डर बनेगा, तो वो अपनी चलाने की कोशिश करेगा, आपकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी की पहले थी, तो आपकी हिस्सेदारी, आपकी वैल्यू, आपकी ओनरशिप डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट का मतलब होता है कम हो जाएगी, एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। इसीलिए कानून ये कहता है कि वो आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जब भी कोई कंपनी कोई भी नया शेयर इशू करने जाएगी, तो इससे पहले कि वो स्टॉक मार्केट जाए, उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे। आपकी कंपनी बोलेगी भाई मुझे लेट्स से 1 करोड़ रुपए की जरूरत है ताकि हम यूएस के अंदर अपना ऑफिस खोलें। पहले, इससे पहले कि आप ये 1 करोड़ रुपए रेस करने के लिए डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पहुंच जाएं, प्रीएम्प्टिव राइट है, यानी पहला राइट है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे और उनसे ये कैपिटल रेस करने की कोशिश करेंगे।
अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बोलते हैं नहीं भाई नहीं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे है ही नहीं, या हम इस कंपनी के अंदर और पैसा लगाना ही नहीं चाहते, पैसे हैं लेकिन लगाना नहीं चाहते, हमें इससे ज्यादा रिस्क इस बिजनेस के अंदर नहीं लेना, तो फिर कंपनी के पास राइट मौजूद है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने के बाद, उनके मना हो जाने के बाद वो जाएं और स्टॉक मार्केट के अंदर जाके शेयर्स इशू कर दें। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो सबसे पहले आपके ऊपर ये बात लाजिम है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो इसी सिलसिले में होता हमेशा ये है कि कंपनीज को राइट इशू करने पड़ते हैं। राइट इशू का मतलब यही है, आप कैपिटल रेज कर रहे हैं, आप शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कर रहे हैं। राइट इशू एक ऐसा इशू होता है जो कि हमेशा पहली बात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। याद रखना, राइट इश्यूज जब भी होते हैं तो मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर होते हैं। अगर आपकी शेयर की प्राइस मार्केट के अंदर $10 चल रही है तो आप राइट इशू करेंगे, तो इसका मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर बेच रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स तो बाहर वालों से मुख्तलिफ होते हैं ना, घर का मामला है, तो आप उनको हमेशा फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू से कम का शेयर देंगे। लेट्स से आप उनको $9 का एक शेयर ऑफर कर देंगे। कंपनीज मार्केट वैल्यू से कम चार्ज करती हैं लेकिन पार वैल्यू से फिर भी ज्यादा चार्ज करती हैं। तो इसका मतलब क्योंकि पार वैल्यू से ज्यादा चार्ज किया जा रहा होगा तो शेयर प्रीमियम तो जरूर आएगा, लेकिन जब भी शेयर इशू होगा तो मार्केट प्राइस से कम के ऊपर होगा। क्लियर? अब एग्जाम के अंदर राइट्स इशू कैसे लिखा हुआ आता है? एग्जामिनर बोलेगा एक कंपनी है जिसके पास $1 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है टोटल 1 लाख का। अब ये क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है, याद रखना जो भी पहले वैल्यू लिखी हुई होती है वो हमेशा पार वैल्यू होती है। पार वैल्यू के बारे में हम अभी बहुत समझ चुके हैं। ठीक, ये जो $1 लाख एग्जामिनर ने अभी आपको लिख के दिया हुआ है, वो ये लिख के दिया हुआ है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, यानी आज तक जो उन्होंने पार वैल्यू के ऊपर जो कैपिटल रेज किया हुआ है वो $1 लाख का है। ये डॉलर लिखा हुआ है, इतना पैसा हम ऑलरेडी मार्केट से रेज कर चुके हैं। $1 लाख आज तक आपने रेज किया, जबकि आपकी पार वैल्यू कितनी थी? 1। एक बात बताओ, $1 वाला शेयर हमने बेचा है और $1 लाख जमा कर लिए। $1 वाला शेयर हमने अभी तक मार्केट में बेचा हुआ है और $1 लाख जमा कर लिए। मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते होंगे तो बता सकते हो? नंबर ऑफ शेयर्स बता सकते हो? देखो, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। कंपनी का शेयर कैपिटल है $1 लाख, पार वैल्यू है 1। $1 वाले शेयर्स बेच के कंपनी ने $1 लाख इकट्ठा किया था, तो इसका मतलब कितने शेयर्स बेचे होंगे? 100,000 शेयर्स बेचे होंगे। जाहिर सी बात है 100,000 शेयर्स बेचे होंगे $1 वाले, तभी 100,000 का कैपिटल जमा हो गया होगा। तो पहली बात तो अभी हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकालना सीख लिया। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पार वैल्यू। ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? अब एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान कंपनी ने किया अ 1-for-4 राइट्स इशू। जब भी आपके पास राइट्स इशू का सवाल आएगा तो हमेशा ऐसे ही लिखा हुआ होगा, मेड अ 1-for-4, 1-for-3, 1-for-2, 2-for-4, 3-for-8, कोई ना कोई ऐसा प्रोपोर्शन लिखा हुआ होगा। इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। तो जब एग्जामिनर आपको ऐसे लिख के दे कि कंपनी ने 1-for-4 का राइट्स इशू किया, तो इसका मतलब ये है कि हर 4 पुराने शेयर के ऊपर कंपनी ने एक नया शेयर ऑफर किया। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोला कि हर वो बंदा जिसके पास कम से कम 4 शेयर्स मौजूद हैं, हम उनको एक नया शेयर देंगे। और कितने का देंगे? राइट्स इशू मुफ्त के अंदर नहीं होता, तो क्या कह रहे हैं, कितने का देंगे? एट $2, जबकि मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी चल रही है? $3। आपको तो पता है राइट्स इशू हमेशा मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर होता है। तो आप देखें आपकी इशू वैल्यू कितनी है इस सवाल के अंदर? इशू वैल्यू IV लिख रहा हूं, इशू वैल्यू कितनी है? $2। आपने $1 वाला, पार वैल्यू $1 थी, आपने $1 वाला शेयर्स का राइट्स इशू किया है $2 के ऊपर,
और राइट्स इशू किस तरह किया? 1:4, 1:4। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर ऑफर किया है। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर ऑफर किया है कंपनी ने। अब तुम लोग मुझे जरा लॉजिकली बताओ, मैं तुम लोगों से पूछता हूं, कंपनी ने राइट इशू किया है और कह रही है हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर ऑफर करेंगे, तो कितने राइट शेयर्स ऑफर किए होंगे कंपनी ने? कह रहे हैं हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दिया है। तो अगर कंपनी के लेट्स से 4 ही शेयर्स थे तो नए कितने दिए होंगे? 1। अगर कंपनी के 8 शेयर्स थे तो हर 4 पे एक नया देना था ना। तो अगर कंपनी के 8 शेयर्स हैं तो कंपनी ने नए शेयर्स कितने दिए होंगे? 2। अगर कंपनी के 12 शेयर्स हैं तो कंपनी ने नए कितने दिए होंगे? 3। अगर कंपनी के 16 शेयर्स हैं तो कंपनी ने नए कितने दिए होंगे? 4। यानी नए कितने शेयर्स दिए, इस बात का ताल्लुक इस बात से है कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे। अब मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 1 लाख और इन्होंने क्या बोला? हर 4 के ऊपर एक नया शेयर देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर देंगे। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर देंगे। तो सिंपली मल्टीप्लाइड बाय द राइट पॉलिसी विच इज 144 आप करेंगे तो इसका मतलब इन्होंने 25,000 राइट शेयर्स दिए होंगे। और बेटा कितने के दिए होंगे? मार्केट प्राइस $3 की थी, इन्होंने कितने के दिए होंगे? $2 के। पैसा कितना आया होगा इनके पास? जरा सोचिए, पैसा कितना आया होगा? 25,000 शेयर्स इशू किए। कितने के किए? $2 के। अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सस्ते दिए। पैसा कितना जमा किया होगा? टोटल 50,000। तो बैंक कितने से डेबिट होगा बेटा? 50,000 से। बैंक में पैसा आया है $50,000 किसकी तरफ से? ओनर्स की तरफ से सर, बल्कि एग्जिस्टिंग ओनर्स की तरफ से। कैपिटल का पैसा है तो आपको क्रेडिट क्या करना है? कैपिटल। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें क्रेडिट होती हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और शेयर प्रीमियम क्रेडिट होता है। और शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। आपने 25,000 शेयर्स इशू किए जबकि आपकी पार वैल्यू $1 थी। इसका मतलब आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 25,000 से। अभी भी देखें अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस नहीं हो रही है। 50,000 का डेबिट है, 25,000 का क्रेडिट है। तो जितना भी ओवर एंड अबव शेयर कैपिटल है, जितना भी ओवर एंड अबव शेयर कैपिटल है वो कहां चला जाएगा? शेयर प्रीमियम के अंदर चला जाएगा। आप शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे 25,000 से। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज नोन एज अ राइट्स इशू। राइट्स इशू की अकाउंटिंग एंट्री एग्जैक्टली वैसे ही बनती है जैसे मार्केट इशू की बनती है, यानी नॉर्मल कैश इशू की बनती है। बस फर्क क्या है कि राइट इशू का नेचर डिफरेंट है। अकाउंटिंग सेम है, नेचर डिफरेंट है। हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाता है, हायर देन पार वैल्यू किया जाता है, बट बिलो मार्केट वैल्यू किया जाता है, बिकॉज राइट्स इशू इज अ प्रीएम्प्टिव राइट। पहला राइट है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। क्लियर? ये हो गया आपका राइट्स इशू, सिंपल। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं एक और टाइप के इशू की जिसको बोला जाता है बोनस इशू। नाम से देखिए, इसके नाम के अंदर ही क्या आ रहा है? बोनस। बोनस बोनस का बोनस क्या होता है? और कुछ उधम मिल गया आपको मुफ्त में। बोनस क्या है? मुफ्त में कुछ मिल गया आपको, और यार ये तो मेरा बोनस हो गया। हाँ तो भाई, बोनस इशू याद रखना हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है। बोनस इशू ऐसा इशू होता है जिसके अंदर कंपनी शेयर्स इशू करती है। बोनस इशू एक ऐसा शेयर इशू होता है जिसके अंदर कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करती है। किसको करती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करती है, लेकिन मुफ्त में करती है। बोनस इशू एक ऐसा शेयर इशू होता है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे होते हैं सामने वाले को, लेकिन किस पैसे के एवज कर रहे होते हैं? जैसे जो पहला शेयर इशू था कैश वाला, उसके अंदर आप शेयर इशू करते थे मार्केट प्राइस के ऊपर। राइट्स इशू के अंदर आप शेयर इशू करते थे मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर, लेकिन पार वैल्यू से ज्यादा के ऊपर। बोनस इशू एक ऐसा इशू होता है, बोनस इशू एक ऐसा इशू होता है जिसके अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करते हैं, लेकिन मुफ्त में, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। इट इज अ नो कैश इन्वॉल्वमेंट बिजनेस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा
सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करे, लेकिन शेयर्स तो एक रसीद की तरह एक्ट करते थे। जब कंपनी में पैसा आ रहा होता था तो हम रसीद की तरह शेयर्स दिया करते थे। बोनस इशू उल्टा है। बोनस इशू का केस एक ऐसा इशू है जिसके अंदर कंपनी सामने वाले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करती है, लेकिन पैसे नहीं लेती, फ्री में दे देती है। फ्री में यानी कंपनी अज्यूम कर लेती है जैसे हमें पैसे मिल गए, लेकिन लेती नहीं है। अब सवाल, सर कोई कंपनी फ्री में अपने शेयर्स इशू क्यों करेगी? बहुत सारी रीजंस हैं कि कोई कंपनी शेयर इशू क्यों करती है। कुछ फाइनेंस की रीजंस हैं, कुछ बेसिक रीजंस हैं। फिलहाल रिवीजन पर्पस के लिए हम सिर्फ बेसिक रीजन के ऊपर बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप आते हैं तो इंशाल्लाह और कुछ बातें आपको सिखाएंगे बोनस इशू किया क्यों जाता है। लेकिन बड़ी आसान मिसाल देता हूं ताकि आसानी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान पहली रीजन बोनस इशू क्यों किया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि बोनस इशू कैन बी एन ऑल्टरनेटिव ऑफ कैश डिविडेंड। एक कंपनी है, उसको अपने शेयर होल्डर्स को कोई ना कोई रिटर्न तो प्रोवाइड करना है। एक कंपनी है, उसको अपने शेयर होल्डर्स को कोई ना कोई रिटर्न तो प्रोवाइड करना है, तो वो डिविडेंड देती है। अगर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि चाह रही है कि अभी हम कैश में डिविडेंड ना दें, क्योंकि कंपनी के अंदर या तो कैश कम मौजूद है या कंपनी को अभी कैश की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि फलाना मशीनरी इंपोर्ट हो रही है या इन्वेंट्री को बाय करना है। कंपनी बोल रही है यार अभी हम कैश को रिटेन करना चाहते हैं, बिजनेस से कैश बाहर नहीं निकालना चाहते, कंपनी को कैश की जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है, बिल्कुल लेमैन तौर पे बता रहा हूं, बहुत रीजन होती हैं लेकिन लेमैन तौर पे एक रीजन क्या है कि कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए, कैश डिविडेंड हम देना नहीं चाह रहे क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर निकालना नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, फ्री में शेयर्स दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ताकि अगर उनको पैसों की बहुत लालच है तो वो फ्री शेयर्स मार्केट के अंदर बेच के कुछ पैसे कमा लें, या फिर थोड़े अरसे और वेट कर लें। कल को जब हम डिविडेंड देंगे तो सामने वाले की जेब में अब ज्यादा शेयर्स मौजूद होंगे, उनको ज्यादा शेयर्स पे डिविडेंड मिल जाएगा। बोनस इशू इज ऑफन ट्रीटेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू कैश डिविडेंड। आज हम आपको मुफ्त के अंदर शेयर्स दे देते हैं, अगर आपको बहुत जरूरत है पैसों की तो स्टॉक मार्केट में ये मुफ्त के शेयर्स बेचें, आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी, कॉस्ट जीरो है, सेलिंग प्राइस कुछ होगी, आपको आपकी जेब में कुछ ना कुछ डिविडेंड आ जाएगा, आप समझ लें कैश आ जाएगा आपकी जेब में। फ्री में शेयर मिला, आपने बेच के उसके पैसे ले लिए। या फिर आप रख लें, शेयर होल्डर साहब इसको रख लें, कल को जब हम एक शेयर के ऊपर $1 का डिविडेंड इशू करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा पड़े हुए थे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोनस इशू जब भी होता है तो एग्जामिनर डेटा कैसे लिख के देता है आपको? एग्जामिनर वैसे ही डेटा लिख के देगा, $1 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 लाख। क्या मतलब? कंपनी ने $1 लाख का शेयर कैपिटल रेज किया हुआ है, किस तरह? $1 के शेयर्स बेच के। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे कंपनी के? वही शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। शेयर कैपिटल कितना है? $1 लाख, पार वैल्यू कितनी है? $1। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख शेयर्स। कंपनी कह रही है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ 1-for-2 बोनस इशू। कंपनी ने 1-for-2 का बोनस इशू किया। सर 1-for-2 का मतलब हर वो बंदा जिसके पास 2 शेयर्स मौजूद है उसको एक नया शेयर दे दिया, हर 2 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दे दिया, हर 2 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दे दिया। तो अगर कंपनी के 2 ही शेयर्स थे तो एक नया इशू हुआ होगा, अगर कंपनी के 4 शेयर्स थे तो 2 नए शेयर इशू हुए होंगे, अगर कंपनी के 6 नए शेयर्स थे तो 3 नए बोनस शेयर्स इशू हुए होंगे। यानी इसका मतलब बोनस शेयर्स कितने होंगे, इस बात का दारोमदार इस बात के ऊपर है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। हमने पता लगा लिया था कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हैं और बोनस इशू हुआ था 1-for-2। हर पुराने 2 शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका मतलब 50,000 बोनस में शेयर्स दिए होंगे। 50,000 बोनस में शेयर्स दिए होंगे, कितने के? $0 के। $0 के। बात समझ में आती है आपको? $0 के दिए। एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक ख्याल है, वो ये कहता है कि देखें जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करे ना तो ख्याल ये कहता है कि इसकी कोई एंट्री नहीं बननी चाहिए।
एक नजरिया है वो ये कहता है कि यार जब भी कोई कंपनी बोनस इशू करे ना तो उसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड ना करो। भाई क्यों कोई एंट्री रिकॉर्ड ना करो? बिकॉज कोई पैसा ही नहीं आया बिजनेस के अंदर। तो जब कोई बिजनेस में पैसा आया ही नहीं तो क्या डेबिट करें, क्या क्रेडिट करें? छोड़ो, जाने दो यार, मत रिकॉर्ड करो। लेकिन अकाउंटेंट्स इस स्कूल ऑफ थॉट से अग्री नहीं करते। अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि देखें, हम अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करें जिसमें पैसा आता है या जाता है। हमारा काम है हर ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना, अकाउंट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना। अगर हम मान लें कि हमें इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं बनानी चाहिए बिकॉज कोई पैसा आया ही नहीं, ना गया ना आया, तो फिर उस केस के अंदर हम एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ओनर्स को, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी ने एक मुफ्त का शेयर इशू किया है। और ये पता लगना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए। ट्रांजैक्शन को छुपा तो नहीं सकते ना भाई। ट्रांजैक्शन एक हरकत को कहते हैं। अगर कोई हरकत बिजनेस के अंदर हुई है तो वो हरकत हमें बता देनी चाहिए। तो सामने वालों ने बोला अच्छा भाई बता दे, लेकिन बताएगा कैसे? डेबिट क्या करोगे, क्रेडिट क्या करोगे? कर ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि भाई बोनस इशू जब भी होगा, बोनस इशू जब भी होगा तो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। रूल क्या है? रूल ये है, बोनस इशू अकाउंटिंग एंट्री, बोनस इशू अकाउंटिंग एंट्री is always recorded at par value. Bonus issue accounting entry is always recorded at par value. सर क्या मतलब? भाई हमारी देखिए चाहत ये है कि अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 नए शेयर्स इशू किए हैं, तो बात तो आपकी सही है कि इसके अंदर कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मुफ्त के ही सही, लेकिन शेयर्स तो कंपनी ने इशू किए हैं ना, तो ये बताना पड़ेगा, छुपा नहीं सकते। तो हम कह रहे हैं जबरदस्ती कह रहे हैं कि इन 50,000 शेयर्स के इशू को आप पार वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। मिसाल के तौर पे इस सवाल में हमारी पार वैल्यू $1 है, तो हम 50,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, कितना बन गया? $50,000 बन गया। अब आपने शेयर इशू किया है तो आप अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट जरूर करिए, अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट जरूर करिए। आपको अपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करवा रहे हैं? ताकि देखने वाले को यह पता लगे कि शेयर्स इशू हुए हैं। चले सर मान लिया शेयर इशू हुए हैं, आप जबरदस्ती अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कुछ मिला नहीं तो आपने बोला ये शेयर इशू को पार वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो, लीगल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो। हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया ताकि देखने वाले को पता लग जाए कि शेयर इशू हुआ है। सर जी डेबिट क्या करोगे? पैसा तो कोई आया ही नहीं, पैसा तो कोई आया भी नहीं क्यों? तो कहने वाले लोगों ने ये बोला कि कोई मसले की बात नहीं है, आप बैंक डेबिट ना करिएगा, आप शेयर प्रीमियम डेबिट कर दीजिएगा। क्या डेबिट कर दीजिएगा? शेयर प्रीमियम। पूछने वालों ने पूछा भाई शेयर प्रीमियम क्यों डेबिट करें? तो अकाउंटिंग ने जवाब दिया भाई जब जरूरत से ज्यादा पैसे आया करते थे, जब याद करो तुम्हारी पार वैल्यू $1 हुआ करती थी, लेकिन तुम $1 से पार वैल्यू से ज्यादा का शेयर इशू किया करते थे, तो हम एक्सेस पैसा प्रीमियम में डलवाते थे ना। तो जब जरूरत से ज्यादा पैसे लेकर कभी आते थे तो हम तुम्हें प्रीमियम में पैसा डलवाते थे। अब जरूरत से कम पैसे भी तो लेकर आए हो, अब अगर जरूरत से कम पैसे लेकर आए हो तो ये कटेंगे भी प्रीमियम में से, ये कटेंगे भी किसमें से? प्रीमियम में से। देखें आपने शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट किया है, याद रखना शेयर प्रीमियम का अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट है, और अगर आपने कैपिटल के अकाउंट को डेबिट किया तो इसका मतलब आपने कैपिटल को कम किया। आपने ज्यादा का शेयर बेचा था तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, आप कह रहे थे मेरा कैपिटल बड़ा है क्योंकि मैंने शेयर इशू किए। इस बार हम कह रहे हैं कि आपने मुफ्त के अंदर शेयर इशू किए तो आपके कैपिटल के अंदर कोई खास फायदा नहीं हुआ। आपका अगर एक जगह कैपिटल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं पे एक कैपिटल गिरता हुआ भी नजर आना चाहिए, क्योंकि आपने एक काम मुफ्त के अंदर किया है।
अगर आप नोट करें ना, थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं, तो शेयर प्रीमियम भी एक कैपिटल का अकाउंट है, शेयर कैपिटल भी एक कैपिटल का अकाउंट है। यानी आपने कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, तो इसका मतलब आपके कैपिटल का ये अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब आपके टोटल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और पढ़ना चाहिए भी नहीं था, क्योंकि दर हकीकत आपने 50,000 जो नए शेयर्स इशू किए हैं वो तो किए जीरो के हैं ना, तो पैसा भी जीरो ही आया होगा, बिजनेस के अंदर कोई नया कैपिटल तो आया नहीं, बिजनेस के अंदर कोई नया कैपिटल तो आया ही नहीं टेक्निकली। बस आपने ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए कि कहीं कुछ छुप ना जाए और सबको सब कुछ पता लग जाए, आपने एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और दूसरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके टोटल कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, आपके टोटल कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं आया और ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। मैं लिख देता हूं ये बात, बोनस इशू में एक कैपिटल अकाउंट यानी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, फिर एक कैपिटल अकाउंट यानी शेयर प्रीमियम डेबिट होता है, यानी टोटल कैपिटल में कोई फर्क नहीं आता, मगर ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट हो जाती है, मगर ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? ये डन है। बस इतना सा मामला है बोनस इशू का। बोनस इशू की एंट्री हमेशा पार वैल्यू पे रिपोर्ट होती है, इतना आपको शेयर इशू के बारे में पता होना लाजिम है। ओके।